हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स टैबुलेशन समंकों का प्रस्तुतिकरण अर्थात सारणियन पार्ट 3 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवंकुर में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, यह पार्ट जो है सारणियन वाले अध्याय का अंतिम पार्ट है, तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम जो है सारणियन से संबंधित मुख्य सारणियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सारणियों के प्रकार इसमें दिए हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? सारणियन क्या होता है, सारणियन के उद्देश्य क्या होते हैं, सारणियन के महत्व, लाभ, सीमाएं और सारणियन वर्गीकरण में अंतर के साथ साथ आपने सारणियन के नियम अर्थात सारणी किस प्रकार बनाई जाती है ये नियम भी आपने पढ़े हुए थे। अब इस वाले वीडियो में जो है हम सारणियों के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि सारणियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। सारणियों को मुख्य रूप से यहाँ पर स्क्रीन पर 3 भागों में विभाजित किया है। इसके मुख्य कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। उद्देश्य के आधार पर सारणियां 2 प्रकार की हैं और मौलिकता के आधार पर भी 2 प्रकार की सारणियां, जबकि जो है रचना के आधार पर मूल 2 प्रकार की सारणियां हैं और उसके उप प्रकार कितने बताए हैं? 3। तो देखिए क्या है यहाँ पर, उद्देश्य के अनुसार सारणियां 2 रूपों में है जो कि मुख्य हैं। यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि उद्देश्य के अनुसार जो सारणियां तैयार की जाती हैं उनको भी पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 क्या है? सामान्य उद्देश्य वाली सारणी अर्थात जनरल पर्पस टेबल है जी। इससे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसे संदर्भ अर्थात रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। और रेफरेंस का मतलब ये होता है कि उसके बारे में बहुत सारी व्यवस्थित जानकारी एकत्रित होना। इस प्रकार से यह सारणी जो होती है, रेफरेंस टेबल जो होती है, इसमें संकलित समंकों का संदर्भ बनाना आसान रहता है और यह समंक सामग्री को विवरण सहित अर्थात किसी भी समंक को उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करती है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि पाठक अर्थात व्यक्तिगत इकाई ढूंढ सके और उनके बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। इसको जनरल पर्पस या सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका ध्यान रखना है आपको कि सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कौन सी रहेगी, जिसको रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी पाठक इसके व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके, जिसे हम सामान्य उद्देश्य वाली सारणी या जनरल पर्पस टेबल कहते हैं। नंबर 2 पर है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। विशेष उद्देश्य उससे स्पष्ट हो जाता है नाम से कि इस प्रकार की सारणी को विषय सारणी अर्थात टेक्स्ट टेबल और सारांश सारणी अर्थात समरी टेबल भी कहा जाता है। समरी टेबल में क्या होगा? समरी टेबल में इसका निर्माण विशेष तथ्यों अथवा उनके संबंधों के आधार पर किया जाता है। ये सारणी अपेक्षाकृत क्या रहेंगी? संक्षिप्त रहेंगी तथा यह विश्लेषण के परिणामों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इन सारणियों में अधिकांशतः माध्य, प्रतिशत, अनुपात आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि विशेष उद्देश्य वाली सारणी क्या होती है। विशेष उद्देश्य वाली सारणी में जब किसी सामग्री को विशेष रूप से प्रस्तुत करना हो या उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना होती है तो हम विशेष उद्देश्य वाली सारणी अर्थात स्पेसिफिक पर्पस टेबल बनाते हैं, जिसे हम विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहते हैं। फिर मौलिकता के आधार पर भी सारणियां हैं। 2 प्रकार की सारणियां हैं। मौलिकता के आधार पर जो सारणियां वो क्या है? नंबर 1 मौलिक या प्राथमिक सारणी अर्थात कहने का मतलब यह है कि मौलिक सारणी को वर्गीकरण सारणी भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण सारणी में समंक मूल रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें उनका संकलन किया था उसी रूप में हम सारणी में लिख देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए इसे हम प्राथमिक सारणी या मौलिक सारणी कहते हैं। इसमें समंक जो है प्राथमिक स्रोत से एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इसे हमने प्राथमिक सारणी भी कहा है। ठीक है, अर्थात आप समझ गए हो कि जब समंकों को मूल रूप में किसी टेबल में लिखा जाता है
प्रस्तुत किया जाता है तो उस टेबल को हम मौलिक या प्राथमिक सारणी कहते हैं। फिर है व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी में मौलिक समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है बल्कि उनके आधार पर निकाले गए योग, माध्य, प्रतिशत, अनुपात और गुणक आदि दर्शाए जाते हैं। इसलिए व्युत्पन्न सारणी में प्रस्तुत समंकों के महत्व को सरलता से समझा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न सारणी में जो है द्वितीयक या मूल समंकों को दूसरी बार प्रस्तुत किया जाता है। फिर है उसके बाद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो सारणी है वो कितनी है, मूल रूप से तो 2 है और लेकिन उसके भी 3 रूप हैं। सरल सारणी या एक गुण वाली सारणी। आप इसमें नाम से स्पष्ट समझ गए हैं कि जब सारणी में प्रस्तुत किए गए डाटा को या सारणी को एक ही गुण के आधार पर तैयार किया जाता है तो क्या हो जाती है, सरल सारणी हो जाती है। अर्थात इस सारणी में समंकों की केवल एक विशेषता ही प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार की सारणी को हम एक गुण वाली सारणी कहते हैं या सरल सारणी भी कह सकते हैं। फिर है जटिल सारणी। जटिल सारणी का मतलब क्या है, सरल सारणी की विपरीत जटिल सारणी हो जाती है। अर्थात जटिल में क्या होगा, यह यहाँ पर बात ध्यान रखना है कि जटिल सारणी में कई गुणों का समावेश किया जाता है। तो कई गुणों की वाली सारणी को हमने कितने भागों में बांटा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 गुणों में, 2 गुण वाली, त्रिगुण वाली, बहुगुण वाली सारणी। अर्थात ये भी नाम से स्पष्ट हो जाता है कि 2 गुण वाली सारणी में समंकों को 2 गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि त्रिगुण सारणी में समंकों को 3 गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा और बहुगुण सारणी में बहुत सारे गुणों के आधार पर समंकों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है सारणी के प्रकार जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार की सारणी थी, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, विशेष उद्देश्य वाली सारणी। हमने सामान्य उद्देश्य वाली सारणी को क्या कहा था, रेफरेंस टेबल कहा था। रेफरेंस टेबल का उद्देश्य होता है कि कोई भी पाठक या उसको जानने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत इकाइयों को आसानी से समझ सके, उस सारणी को हम सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कहते हैं। विशेष उद्देश्य वाली सारणी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब किसी सामग्री को विशेष सामग्री के रूप में या टेक्स्ट टेबल के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहलाती है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर जो हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी प्रस्तुत किया है टेक्स्ट के रूप में सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी। मौलिकता के आधार पे भी हमने सारणियों को पढ़ा है, मौलिक अर्थ या प्राथमिक सारणी, व्युत्पन्न सारणी। मौलिक के बारे में आप जानते हैं, जब आंकड़ों को मूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस सारणी में, उसे मौलिक या प्राथमिक सारणी बोलते हैं। और जब प्राथमिक या मूल समंकों को पुनः दोबारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। मौलिकता के आधार पर भी टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। रचना के आधार पर हमने पहले ही चर्चा की थी, एक बार और फिर बोलते हैं, सरल सारणी, जटिल सारणी और द्विगुण सारणी, बहुगुण सारणी और त्रिगुण सारणी। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सरल सारणी में समंकों की केवल एक विशेषता का ही प्रदर्शन किया जाता है, उसको हम सरल सारणी कहते हैं। ठीक है, सिंपल टेबल कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, सरल सारणी है, कक्षा लिखी और कक्षा के आधार पर ही हमने विद्यार्थियों की संख्या को प्रस्तुत किया है। तो हमने कक्षा के आधार पर, एक गुण के आधार पर प्रस्तुत किया है छात्रों को, तो क्या हो गई जी, सरल सारणी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स टेबल देखिए, इसमें बहुत सारे गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए ये कितने भागों में बांटी है, 3 भागों में बांटी है। ठीक है, अब देखते हैं हम द्विगुण वाली सारणी अर्थात डबल टेबल। द्विगुण सारणी में क्या होगा, नाम से स्पष्ट हो जाता है, 2 विशेषताओं के आधार पर हम समंकों को प्रस्तुत करते हैं जिस टेबल में, उसको क्या कहेंगे, 2 गुण वाली सारणी कहेंगे। जैसे इसमें प्रस्तुत किया गया कक्षा और कक्षा के साथ साथ गर्ल्स और बॉयज़ को भी प्रस्तुत किया है, तो ये 2 गुण वाली सारणी है। इसके साथ ही आप देखते हैं 3 गुण वाली सारणी, त्रिगुण सारणी है, जिसमें 3 विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत किया है। देखिए आप, पुरुष, स्त्रियां, साक्षरता, निरक्षरता, इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। उसी के बाद बहुगुण वाली सारणी भी है। बहुगुण वाली सारणी में क्या है, बहुत सारे गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, धन्यवाद।